नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणों में भौतिक गुण और नंबर 2 परमाणविक व आयनिक त्रिज्याओं के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में मैं आपको नंबर 3 आयनन एंथैल्पी, नंबर 4 परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सामान्य गुणों में नंबर 3 आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले बात करते हैं आयनन एंथैल्पी क्या होती है। किसी परमाणु की विलगित अवस्था में या गैसीय अवस्था में संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। देखो, ये अपना बाह्य कोश है जिसमें सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन एक गति कर रहा है और ये है इस परमाणु का न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल होता है। ये दोनों आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अलग करना चाहते हैं तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। हम बाहर से इसको क्या देंगे? ऊर्जा। और बाहर से जब इसको ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी कंडीशन यह है कि जब हम परमाणु के संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन अलग करना चाहते हैं तो परमाणु गैसीय अवस्था में होना चाहिए। कई बुक वाले इसको विलगित अवस्था बोलते हैं, कई इसको गैसीय अवस्था बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? किसी परमाणु की विलगित आइसोलेटेड या गैसीय अवस्था में संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अब क्योंकि पृथक करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ये तो बात हुई हमने आयनन एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी। संक्रमण तत्वों या डी ब्लॉक के तत्वों में एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन दो क्रमागत तत्वों की आयनन एंथैल्पी में अंतराल नियमित नहीं होता। यानी क्रमागत का मतलब है सेकंड और थर्ड के बीच में जो आयनन एंथैल्पी का गैप है वो उतना आगे नहीं रहता। दो क्रमागत तत्व जैसे मान लो 3D की बात करें तो पहले स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद में वेनेडियम, सॉरी स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम। यानी आयनन एंथैल्पी बढ़ती जरूर है, लेकिन जो दो कंटिन्यू एलिमेंट आ रहे हैं उनकी आयनन एंथैल्पी के बीच जो गैप है वो नियमित नहीं होता। कभी ये ज्यादा हो जाता है, कभी ये कम हो जाता है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। संक्रमण तत्वों की, देखो बार बार मैं यही बता रहा हूं, श्रेणीवार, इनका हम श्रेणीवार अध्ययन करते हैं। तो संक्रमण तत्वों की एक श्रेणी में
बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती हैं, लेकिन दो क्रमागत यानी कंटिन्यू तत्वों के मध्य अंतराल नियमित नहीं होता है। अब हम आते हैं 3D श्रेणी पर। 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन वृद्धि कम होती है। यह हम लिखते हैं। अब सवाल ये आता है कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती क्यों है? तो इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे, जैसे मान लो 3D श्रेणी की बात करें, 21 से कंटिन्यू जब हम 30 तक जा रहे हैं तो लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है यानी क्या बढ़ रहा है? प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है वो लगातार बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है। तो क्योंकि एक संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नाभिक का आकर्षण बल जब ज्यादा होगा तो इसको अलग करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यदि इस पर इसका अट्रैक्शन फोर्स कम है तो ये कम ऊर्जा देते ही अलग हो जाएगा। यदि हम कंपैरिजन करें एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की, तो संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है, लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों से कम होता है। तो देखो 3D श्रेणी में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, लेकिन वृद्धि कम होती है। अब कुछ हम एलिमेंट ले रहे हैं, उनकी आयनन एंथैल्पी की यहां पर हम बात करेंगे। जैसे जिंक की सेकेंड आयनन एंथैल्पी कम होती है। अब देखो कुछ और मैं यहां पर पॉइंट ले लेता हूं, फिर हम इसको एक एक करके लेंगे। अगला कॉपर व क्रोमियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो आयनन एंथैल्पी को मैं आई लिख रहा हूं, कम व सेकेंड अधिक होती है। फिर जिंक व मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज की थर्ड आयनन एंथैल्पी
अधिक होती है। किसी परमाणु के संयोजकों से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम बोलते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3d10 4s2। जब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो हो जाएगा जिंक प्लस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन के बाद 3d10 4s1। पहले इलेक्ट्रॉन बाई तरफ एस कक्षक से निकलेंगे, उसके बाद डी से निकलेगा। अब द्वितीय ये जो आयनन एंथैल्पी है ये है फर्स्ट। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तो अब इसकी आयनन एंथैल्पी हो जाएगी सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन और हम निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो देखो हो जाएगा Zn+2। अब विन्यास हो जाएगा ऑर्गन के बाद 3d10 और ये विन्यास कैसा है इस तरह। तो पहला इलेक्ट्रॉन जिंक इजीली नहीं निकालता क्योंकि एस कक्षक पूरा भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक खुद इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। एक और इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसका विन्यास D10 यानी डी कक्षक डी उपकोष पूरा भर जाएगा और पूरे भरे हुए कक्षक आधे भरे हुए कक्षक स्थायी होते हैं। तो जिंक की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कम इसलिए होता है क्योंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालकर स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसीलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। अब देखो यदि कोई विन्यास पहले से स्थायी है और उससे हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि स्थायी विन्यास है आसानी से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है। जबरदस्ती करोगे तो ऊर्जा ज्यादा दो। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन निकलने से स्थायी विन्यास प्राप्त हो रहा है तो बंदा खुद कह रहा है ले जाओ इलेक्ट्रॉन को, थोड़ी सी ऊर्जा दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? कम। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यदि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो आयनन एंथैल्पी अधिक, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो आयनन एंथैल्पी कम। बात करते हैं कॉपर क्रोमियम की। देखो जैसे बात कर लेता हूं क्रोमियम की, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3d5 4s1। ये होता है, एक्सेप्शन है। अब यदि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इसकी फर्स्ट आयनन एंथैल्पी से क्या होगा? क्रोमियम हो जाएगा +1, विन्यास हो जाएगा ऑर्गन के बाद 3d5 4s एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये विन्यास क्या है? स्थायी विन्यास है। स्थायी क्यों है? क्योंकि डी कक्षक डी उपकोष आधा भरा हुआ है और आधे भरे हुए पूरे भरे हुए कक्षक स्थायी होते हैं, तो स्थायी विन्यास है। अब यदि आप इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हो तो इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। अधिक क्यों होगा? क्योंकि स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालने नहीं देगा, तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आयनन एंथैल्पी अधिक होगी। तो सेम चीज क्रोमियम में है वही कॉपर में है। तो फर्स्ट आयनन एंथैल्पी कम है क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ये खुद देना चाह रहा है। क्यों देना चाह रहा है? कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलते ही स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए खुद कहेगा ले जाओ, तो थोड़ी सी ऊर्जा देते इलेक्ट्रॉन बाहर। अब बात करते हैं जिंक और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की थर्ड आयनन एंथैल्पी। अब देखो यहां तक हमने चर्चा कर ली है। अब यदि यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हो तो आयनन एंथैल्पी कौन सी हो जाएगी? थर्ड। अब थर्ड आयनन एंथैल्पी क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉन स्थायी विन्यास से निकाल रहे हैं। जिंक जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए जिंक की थर्ड आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन हम स्थायी विन्यास से निकाल रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखें सेकंड आयनन एंथैल्पी कम होती है। ऐसे मैग्नीज की बात कर लेते हैं। मैग्नीज में क्या होता है? मैग्नीज होता है ऑर्गन के बाद डी में 5 और एस में 2। जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो देखो क्या होगा?
मैग्नीज प्लस 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, डी में आ जाएंगे 5, एस के दोनों गए। अब ये विन्यास क्या है, स्थायी है। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, यानी जो तृतीयक आयन एंथैल्पी है उसका मान क्या होगा, अधिक। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसीलिए स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखो ये जो भी मैंने बताए हैं, सवाल कैसा भी आ सकता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना चाहिए। यदि स्थायी विन्यास से जैसे D5 D10 या S2 से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आयनन एंथैल्पी अधिक होगी। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन निकलने से स्थायी विन्यास प्राप्त हो रहा है, तो तत्व खुद इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, क्योंकि वो स्थायी हो रहा है। इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने से स्थायी विन्यास प्राप्त हो रहा है, तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम होगी, आयनन एंथैल्पी कम होगी। तो ये हमने बात की नंबर 3 कॉमन प्रॉपर्टी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नंबर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। जैसे फर्स्ट एस यानी पहले वर्ग के जो तत्व हैं उनकी ऑक्सीजन अवस्था +1, दूसरे वर्ग की +2 फिक्स है, लेकिन यह फिक्स नहीं है। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि यह पहले बाह्यतम एस कक्षक और उसके बाद आंतरिक डी कक्षक से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालकर विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों से इलेक्ट्रॉन क्यों निकालते हैं, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं लगभग बराबर होती है। तो ये पॉइंट लिखता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि NS S व N-1D कक्षकों की ऊर्जा लगभग इक्वल होती है, लगभग बराबर होने के कारण ये दोनों कक्षकों से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अब देखो NS और N-1D कक्षकों की ऊर्जाएं लगभग बराबर होने के कारण पहले ये बाह्यतम एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन और फिर एक एक करके आंतरिक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। परिणाम स्वरूप ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था NS कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस डी कक्षक में ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अधिकतम ऑक्सीकरण अंग बोलो, ऑक्सीकरण अवस्था बोलो, ये बराबर होगी NS में इलेक्ट्रॉन प्लस आंतरिक डी कक्षक N-1D कक्षक में
ए युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था बाह्यतम ए कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब देखो मैं यहाँ 3D श्रेणी की बात कर रहा हूँ और हम 3D श्रेणी के तत्वों को यहाँ ले रहे हैं और वो किस प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उसको हम डिटेल से ले रहे हैं। तो देखो मैं लिख देता हूँ स्कैंडियम Fe TV Cr में को निकुंज। स्कैंडियम केवल +3 दर्शाता है और जिंक केवल +2 दर्शाता है, ध्यान रखें। और क्रोमियम और कॉपर दो ऐसे एलिमेंट है 3D में जो केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखो टाइटेनियम +2 +3 +4 तक चलता है, वेनेडियम +2 +3 +4 +5। अभी बात करेंगे इससे क्यों हो रहा है, एक बार लिख देता हूं। क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6, मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7, आयरन +2 +3 +4 +5 +6। अब ये कम होने लग जाएंगे। कोबाल्ट +2 +3 +4 +5, निकल +2 +3 +4, कॉपर +1 +2। देखो जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैग्नीज की ओर जा रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है और उसके बाद फिर ऑक्सीकरण अवस्था का जो अधिकतम मान है वो घट रहा है। ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि स्कैंडियम से मैग्नीज में जाने तक डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इसमें डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। तो मैग्नीज जो है ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि मैग्नीज देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D 5 4s। तो पहले ये बाह्यतम A से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो A से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और फिर D से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कितना होगी +2 और +5, कितना होगी। 3D में मैग्नीज अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जिसका मान है +7। अब इसके बाद फिर क्या होगा, देखो जो D है उसमें इलेक्ट्रॉन D5 तक तो युग्मित है। अब जैसे D6 आएगा इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। अब D में इलेक्ट्रॉन कितना लगेंगे 4 और 2 s वाले तो 6 हो जाएगा। फिर जब D7 आएगा तो एक युग्मन और हो जाएगा। अब D में युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे 3 और 2 s वाले 5। ऐसे ही और आएगा D7 के बाद D8 और युग्मन होगा। अब एक युग्मित इलेक्ट्रॉन बचे 2 तो D में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन 2 और बाहर वाले 2 s कितना हो गए 4। फिर और जाएगा तो कॉपर में तो D10 है तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो कॉपर क्या करेगा +1 दर्शाएगा और उसके बाद विशेष परिस्थिति में +2। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था क्यों बढ़ती है, क्योंकि डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो D5 तक तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, उसके बाद D6 आते ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाएगा और ऑक्सीकरण अवस्था में डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, अकेला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे ही युग्मन होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। उसके बाद डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने के कारण ऑक्सीकरण अवस्था घटती जाती है। एक बार ये हिस्सा इरेज करते हैं फिर लेते हैं। देखो ये लाइन में मेंशन कर देता हूं, स्कैंडियम से मैग्नीज तक डी कोष में
ए युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती है। या ऑक्सीजन अवस्था का मान वैल्यू बढ़ता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, कपलिंग होगी, युग्मन होने के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट का मान घटता है। ये हम बात करेंगे। अब हम स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, जैसे स्कैंडियम और जिंक एक ही प्रकार की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। तो स्कैंडियम +3, जिंक +2, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। यानी कि फिक्स है, स्कैंडियम की +3, जिंक की +2। तो देखो स्कैंडियम जो होता है 21 पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑर्गन के बाद 3d में 1 और s में 2। जब ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाएगा, इसीलिए ये तीनों इलेक्ट्रॉन साथ में त्याग देगा। जिंक जो है, जिंक अभी हमने देखा है, ये होती है ऑर्गन के बाद 3d में 10 और s में 2। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दें तो ऑर्गन के बाद इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 3d 10, और ये क्या है, स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास प्राप्त करने के कारण स्कैंडियम और जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। अब बात करते हैं 3d श्रेणी में क्रोमियम और कॉपर ये हिस्से हैं जो +1 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। +1 ऑक्सीजन अवस्था। बाकी अगर आप देखोगे तो कोई भी +1 नहीं दर्शाता। कारण क्या है, देखो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑर्गन के बाद अपवाद है d में 5, s में 8। कॉपर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑर्गन के बाद d में 10 और s में 8। यदि ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से त्याग दें, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो पीछे जो विन्यास बचेगा वो क्या होगा, इसका विन्यास। तो क्रोमियम और कॉपर के बाह्यतम s कक्षक में और s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसका विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि ये +1 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि बाह्यतम s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी अन्य तत्वों के बाह्यतम s कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था +2 है। जबकि क्रोमियम और कॉपर में बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था +1 दर्शाते हैं। फिर एक सवाल ये है कि मैग्नीज अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था क्यों दर्शाता है, क्योंकि इसके डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। तो मैग्नीज जो है ये +7 क्यों दर्शाता है, हालांकि मैंने वहां आपको समझाया है। तो डी में अधिकतम, इसके अलावा किसी के पास भी इतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 के कारण ये +7 दर्शाता है। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे सहसंयोजी गुण बढ़ता है, लेकिन आयनिक गुण घटता है। ऑक्सीजन अवस्था बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ता है जबकि क्षारीय गुण घटता है।
तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑक्सीकरण अवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कौन सा गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण। तो कौन सा गुण घटेगा, क्षारीय गुण। एग्जाम्पल देखो, जैसे MnO, Mn2O4, Mn2O7। तो देखो यहाँ मैग्नीज के साथ एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अवस्था +2, यहाँ 2 मैग्नीज है और 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन यानी 8, तो एक मैग्नीज का कितना होगा, +4। यहाँ 7 ऑक्सीजन 14, तो एक का कितना होगा, +7। ऑक्सीजन अवस्था लगातार बढ़ रही है, इसी कारण ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है, और ये कैसा होता है, उभयधर्मी, और ये कैसा होता है, अम्लीय। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था बढ़ रही है हम देख रहे हैं अम्लीय गुण बढ़ रहा है, क्षारीय गुण घट रहा है। दूसरा पॉइंट ये है, उभयधर्मी की जगह हम इसको उदासीन कर लेते हैं, ये सही है, ये अपना है उदासीन। अगला मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था बढ़ेगी कौन सा गुण बढ़ेगा, सहज संयोजी गुण बढ़ेगा। लेकिन कौन सा गुण घटेगा, आयनिक गुण। तो ऑक्सीजन अवस्था सहज संयोजी गुण के समानुपाती और आयनिक गुण के युक्त कर्मानुपाती होती है। जैसे इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला ही MnO और Mn2O4, इसकी ऑक्सीजन अवस्था +2, इसकी +4, ज्यादा किसकी है, इसकी। तो ये कौन सा है, ये यौगिक। तो ये कौन सा होगा, आयनिक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, MeCl2, MeCl3। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीजन कितना है, +2, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीजन कितना है, +3। तो +2 में ये क्या होगा, निम्न ऑक्सीजन अवस्था है, इसीलिए आयनिक होगा। तो ये +3 में क्या होगा, शेष। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था बढ़ेगी सहज संयोजी गुण बढ़ेगा, लेकिन आयनिक गुण घटेगा। ये हम देख रहे हैं कि आयरन +2 में आयनिक गुण दर्शा रहा है, जबकि ऑक्सीजन अवस्था जब बढ़ेगी तो +3 में ये सहज संयोजी गुण दर्शाएगा। तो FeCl2 आयनिक होता है, FeCl3 सहज संयोजी होता है। लास्ट डी ब्लॉक के तत्व निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था में, जब ये निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था में होंगे तो इनका खुद का ऑक्सीजन उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में हो जाएगा। तो खुद का ऑक्सीजन हो रहा है तो दूसरे के क्या करेंगे, अपचयन। तो निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था में परबल अपचयक, जबकि उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में परबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो देखो संदर्भ तत्व निम्नतर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होंगे, परबल अपचयक, और उच्चतर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होंगे, परबल ऑक्सीकरण। ऐसे क्यों हो रहा है, जब इनकी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी, निम्नतम करते हैं तो ये निम्नतम से उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत हो जाएंगे, और क्योंकि इनका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे के क्या करेंगे, अपचयन। तो परबल अपचयक हो गए। जब ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होंगे, उच्चतम अलग लगा उच्चतम कर देते हैं, जब ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होंगे तो ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था से निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित होंगे। तो खुद का अपचयन हो रहा है, दूसरे के क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। तो ये क्या होंगे, परबल ऑक्सीकरण। जैसे Mn+7 में
तो मैग्नीज की बात करें, ये मैग्नीज +7 में क्या होगा, +7 में होगा कार्बन ऑक्सीकरण, +2 में क्या होगा, कार्बन अपचय। तो यहाँ पर हमने संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों में नंबर 3 आयनन एंथैल्पी, नंबर 4 ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।